स्टोरी विद तंजारुल प्रस्तुत करता है। अब खबर यह है कि चीन ने आधी रात को बुर्किना फासो को गुप्त रूप से रॉकेट भेजे। यह डिलीवरी सिर्फ हथियारों की नहीं थी, यह एक नए युग की घोषणा थी। बताया जा रहा है कि इस खेप में शामिल थे 6 VN-20 2B फायर सपोर्ट वाहन, 4 SR-5 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, 6 SM-6 WMS-09 स्वप्रेरित मोर्टार, 2 WZ-551 कमांड वाहन, 6 EQ-20-50 मेंगशी बख्तरबंद ट्रक, 14 SH-11-20 2 मिलीमीटर हॉवित्जर, 16 टो की गई तोपें और पूरी लॉजिस्टिक ट्रक की काफिला। ये मशीनें सिर्फ धातु और इंजन नहीं थीं, ये बुर्किना फासो की आत्मनिर्भरता का प्रतीक थीं। यह आवाज़ थी कि अब अफ्रीका किसी से उधार लेकर नहीं, खुद अपनी ताकत से खड़ा होना चाहता है। कुछ सालों से पश्चिमी मिशन साहिल छोड़ रहे थे, फ्रांस पीछे हट गया, अमेरिका ने भागीदारी घटा दी, यूरोप ने फंड रोक दिए, लेकिन हिंसा नहीं रुकी। गांव अब भी जल रहे थे, लोग अब भी विस्थापित हो रहे थे और जवान अब भी मौन में दफन हो रहे थे। जब पश्चिम ने मुंह मोड़ा, चीन आगे बढ़ा, भाषणों से नहीं बल्कि सटीकता से। वह विचारधारा नहीं लाया, वह समाधान लाया। बीजिंग ने बुर्किना फासो को छात्र की तरह नहीं बल्कि साझेदार की तरह देखा, और यही सबसे बड़ा बदलाव था। पश्चिम इसे प्रभाव कहता है, पर असल में यह सम्मान था, क्योंकि दशकों तक अफ्रीका को बताया गया कि क्या करना है, कैसे जीना है और किससे मदद मांगनी है। लेकिन अब खेल बदल गया है। हर ट्रक जो उआगाडुगु की जमीन पर पहुंचा, उस पर लिखा था, अफ्रीका के पास विकल्प हैं। ये अब मदद के नाम पर अपमान नहीं चलेगा, अब साझेदारी बराबरी के साथ होगी। बुर्किना फासो ने चीन का रुख इसलिए किया क्योंकि वह थक चुका था उन भाषणों से, थक चुका था उन रिपोर्टों से जो यूरोप में बनती थीं जब उसके गांव जल रहे थे। अब उसे चाहिए था क्षमता, न कि दान। चीन ने वही दिया, हथियार, प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक सपोर्ट। उसने कोई नैतिक व्याख्यान नहीं दिया, कोई शासन परिवर्तन का एजेंडा नहीं रखा, बस एक सरल सौदा, सुरक्षा के बदले साझेदारी। यही अफ्रीका की नई परिपक्वता है। एक महाद्वीप जो अब मित्रता को निर्भरता नहीं समझता, जो अब यह कहने लगा है, हम खुद तय करेंगे कि लोकतंत्र कैसा दिखेगा और हम खुद उसकी रक्षा करेंगे। उआगाडुगु में जो हुआ वह सौदे से ज्यादा एक फैसला था। यह दशकों के टूटे वादों पर दिया गया मौन निर्णय था। पश्चिम को बराबरी का मौका मिला, पर वह नाकाम रहा। अब जब चीन इस खाली जगह को भर रहा है, सवाल यह है, जब अफ्रीका को पश्चिम की जरूरत ही नहीं रहेगी, तब क्या होगा? क्योंकि जब एक महाद्वीप सीख जाता है कि वह खुद को सुरक्षित रख सकता है, तो वह केवल हथियार नहीं, दृष्टिकोण भी उधार लेना बंद कर देता है। और यह परिवर्तन अब शुरू हो चुका है। स्टोरी विद तंजारुल समुदाय का धन्यवाद, जहां काले इतिहास, आवाज़ों और पहचान को सम्मान और स्थान दिया जाता है। आपका समर्थन इस यात्रा को आगे बढ़ाता है। अब वापस कहानी पर आते हैं। जब फ्रांस माली से हटा और पश्चिमी साझेदार नाइजर से भी पीछे गए, तो सबने सोचा था कि अब साहिल डगमगाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। उसी अराजकता से जन्मा साहिल राज्यों का गठबंधन यानी AES, बुर्किना फासो, माली और नाइजर का यह संघ एक सरल सिद्धांत पर टिका था, अब किसी से सुरक्षा की भीख नहीं मांगनी। उन्होंने साझा खुफिया व्यवस्था, सीमा समन्वय और एकीकृत सैन्य कमान की नींव रखी, और यहीं चीन का सहयोग महत्वपूर्ण बना। उसने इन देशों को वह समर्थन दिया जिससे यह विचार वास्तविकता में बदल गया। अब ये हथियार सिर्फ बुर्किना फासो के लिए नहीं, पूरे अफ्रीका के आत्मरक्षा के प्रतीक हैं। पश्चिम इसे विद्रोह कहता है, पर साहेल के लोगों के लिए यह आत्म परिभाषा है। दशकों तक अफ्रीका की एकता को ब्रुसेल्स की कॉन्फ्रेंस टेबल पर परिभाषित किया गया। अब वह परिभाषा अफ्रीका खुद लिख रहा है। यह थी कहानी, चीन ने आधी रात में बुर्किना फासो को रॉकेट भेजे। एक सौदा नहीं, एक संदेश। स्टोरी विद तंजारुल। जब हालात मुश्किल हुए, तब अफ्रीका से फिर कहा गया, इंतजार करो। बुर्किना फासो ने धैर्य रखा। उसने लोकतंत्र पर दिए गए भाषण सुने, अनंत सुधार योजनाएं स्वीकार कीं, और वे सहायता पैकेज लिए जिनके साथ अदृश्य शर्तें जुड़ी थीं। लेकिन कोई भी देश केवल प्रस्तुति दिखाकर आतंकवाद से नहीं लड़ सकता। सन 2024 तक देश का 40% हिस्सा सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुका था। गांव जल रहे थे, जबकि ब्रसेल्स में रिपोर्टें तैयार की जा रही थीं। सैनिक पुराने हथियारों से लड़ रहे थे, जबकि विदेशी सलाहकार स्थिरता के ढांचे पर बहस कर रहे थे। संदेश साफ था, पश्चिम नियंत्रण चाहता था, प्रतिबद्धता नहीं। फिर वह मोड़ आया। जब पश्चिमी सेनाएं माली और नाइजर से वापस गईं, तो पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था ढह गई। आतंकी पीछे नहीं हटे, वे आगे बढ़े। अब बुर्किना फासो बिना किसी सहारे के एक बिखरती हुई सीमा रेखा संभाल रहा था, और ऐसे खालीपन में चीन आया।
उद्धारक बनकर नहीं, आपूर्तिकर्ता बनकर। बीजिंग ने एक सरल बात समझी, लोगों को दया नहीं, क्षमता चाहिए। उसने हथियार, रसद और प्रशिक्षण दिया, न कि कोई विचारधारा। इतिहास में पहली बार ओआगाडोगु को किसी विद्यार्थी की तरह नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदार की तरह देखा गया। और यही अंतर सब कुछ बदल गया। पश्चिमी विश्लेषकों ने इसे प्रभाव या रणकूटनीति कहकर नकारने की कोशिश की, लेकिन यह वही भाषा है जो साम्राज्य तब बोलते हैं जब वे वफादारी पर अपना एकाधिकार खो देते हैं। असल में चीन ने बुर्किना फासो को नियंत्रित नहीं किया, उसने उसकी स्वतंत्रता का सम्मान किया। पश्चिम की असफलता संसाधनों की नहीं, बल्कि अहंकार की थी। उन्होंने वर्चस्व को साझेदारी समझ लिया था। उन्हें लगा अफ्रीकी देश टुकड़ों के लिए आभारी बने रहेंगे, जबकि असली दावत किसी और की थाली में थी। लेकिन जो महाद्वीप सदियों की लूट से बचना सीख चुका है, वह यह भी पहचानना जानता है कि मदद की आवाज़ कब झूठी लगती है। बुर्किना फासो का नोरिनको के साथ समझौता पश्चिम विरोधी नहीं था, वह पश्चिम के बाद का प्रतीक था। यह एक घोषणा थी कि अफ्रीका अपने संबंधों को विविध बना सकता है, बिना किसी को सफाई दिए। चीन की अपील केवल सस्ते दामों में नहीं, बल्कि भरोसे में है। न कोई नैतिक भाषण, न शासन बदलने का एजेंडा, न सहायता के नाम पर आर्थिक जाल, सिर्फ विनिमय, सुरक्षा के बदले साझेदारी। और यही बात इस कहानी को बुर्किना फासो से। यह अफ्रीका की परिपक्वता का संकेत है, एक ऐसा महाद्वीप जो अब दोस्ती और निर्भरता में फर्क पहचानता है। पश्चिम को लगा था कि अफ्रीका हमेशा उनकी सहायता पर टिका रहेगा, लेकिन अब अफ्रीका की नई पीढ़ी के नेता, जैसे इब्राहिम ट्राओरे, उस पुराने नाटक को ठुकरा रहे हैं। वे यह नहीं चाहते कि कोई उन्हें बताए लोकतंत्र कैसा दिखना चाहिए। वे सिर्फ यह चाहते हैं कि उन्हें वह साधन मिले जिससे वे अपने चुने हुए लोकतंत्र की रक्षा कर सकें। इसीलिए ओआगाडोगु में हुआ यह हस्तांतरण किसी लेन देन जैसा नहीं, बल्कि एक निर्णय जैसा महसूस हुआ। दशकों के टूटे वादों पर एक मौन फैसला। पश्चिम के पास मौका था यह साबित करने का कि साझेदारी का अर्थ समानता है, पर वे असफल रहे। अब जब चीन इस खाली जगह को भर रहा है, तो एक गहरा सवाल उभरता है, क्या होगा जब अफ्रीका को पश्चिम की जरूरत ही नहीं रहेगी? क्योंकि जब कोई महाद्वीप अपनी सुरक्षा खुद करना सीख लेता है, तो वह सिर्फ हथियार उधार लेना नहीं छोड़ता, वह विचारधाराएं भी उधार लेना बंद कर देता है। और यह बदलाव अब शुरू हो चुका है। थोड़ा ठहरिए और स्टोरी विद तंजारुल समुदाय को धन्यवाद दीजिए, जहां अफ्रीकी आवाज़ें, कहानियां और विरासतें सहेजी और सशक्त की जाती हैं। सदस्य बनकर आप सिर्फ चैनल का समर्थन नहीं करते, बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन का हिस्सा बनते हैं। जब फ्रांस ने माली से वापसी की और पश्चिमी साझेदार नाइजर से पीछे हटे, तो अव्यवस्था की उम्मीद थी, लेकिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। साहेल देशों का गठबंधन, जिसे AIS कहा गया, यानी बुर्किना फासो, माली और नाइजर का संघ, उस यह चुपचाप शुरू हुआ, उन सैन्य नेताओं की आपात बैठकों से जिन्होंने समझा कि वे एक ही दुश्मन से अलग अलग लड़ रहे हैं। धीरे धीरे यह एक क्षेत्रीय रक्षा समझौते में बदल गया, जो किसी विचारधारा पर नहीं, बल्कि जीवित रहने पर आधारित था। उसका सिद्धांत सरल था, अब और नहीं झुकना उन लोगों के आगे जो हमारी कमजोरी से फायदा उठाते हैं। एस ने साझा खुफिया जानकारी, सीमा समन्वय और एकीकृत कमान प्रणाली का वादा किया, ताकि वे एकजुट होकर उन आतंकियों से लड़ सकें जो सीमाओं की दरारों का लाभ उठा रहे थे। पर इसका प्रतीकात्मक महत्व इससे भी गहरा था। यह घोषणा थी कि अफ्रीका बिना विदेशी सैनिकों या पश्चिमी हस्ताक्षरों के खुद की रक्षा कर सकता है। यहीं चीन स्वाभाविक रूप से जुड़ गया। बीजिंग ने इस गठबंधन को निर्देश नहीं दिया, उसने उसे मजबूती दी। बुर्किना फासो को हथियारों की आपूर्ति ने AIS को वह आधार दिया जिसकी उसे जरूरत थी, ताकि यह विचार हकीकत बन सके। वे रॉकेट सिस्टम और बख्तरबंद वाहन भले ही बुर्किना फासो की सीमा में हों, पर उनका उद्देश्य उससे कहीं बड़ा है। यह एक साझा प्रतिरोध का प्रतीक है, अफ्रीका की रक्षा के लिए अफ्रीकी शस्त्रागार। पश्चिम ने इसे दूर से देखा और इसे चुनौती समझ लिया, लेकिन साहिल के लोगों के लिए यह आत्मपरिभाषा का कार्य था। दशकों तक पश्चिमी ताकतें अफ्रीकी एकता को ब्रसेल्स की गोलमेज बैठकों से जोड़ती रहीं। अब एकता का अर्थ था 3 देश जो रेगिस्तान में एक साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं, एक दूसरे के साथ हवाई सहयोग कर रहे हैं और अपने चैनलों से खुफिया जानकारी बांट रहे हैं, किसी और के उपग्रह का इंतजार किए बिना। यह बदलाव सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और दार्शनिक भी है। AIS
एक ऐसे नेतृत्व की पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रगति को अब दानदाताओं की संतुष्टि से नहीं मापती। इसके नेता त्राओरे, गोइता और तियानी राजनीतिक स्वतंत्रता की एक ही भाषा बोलते हैं। उन्होंने देखा है कि बाहरी शक्तियों पर निर्भरता ने दूसरों के साथ क्या किया। सरकारें गिर गईं जब फंडिंग रुकी, संप्रभुता सहायता के बदले बेच दी गई और नीतियां विदेशी राजधानियों में लिखी गईं। उन्होंने उस चक्र से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। बेशक इन देशों के बीच मतभेद हैं, हर एक के अपने सुरक्षा, जातीय और आर्थिक तनाव हैं, पर पहली बार वे अपनी कमजोरियों का सामना मिलकर कर रहे हैं, अलग अलग नहीं। यह तथ्य कि बुर्किना फासो के चीनी बने रॉकेट एक दिन माली या नाइजर के सैनिकों की मदद कर सकते हैं, अफ्रीका की रक्षा सोच में एक ऐतिहासिक बदलाव है, बिखरी और प्रतिक्रियात्मक रणनीति से एकजुट और सक्रिय नीति की ओर। अब दुनिया के सामने नया प्रश्न है, अगर अफ्रीकी देश अपनी रक्षा प्रणाली खुद बना सकते हैं, तो क्या चीज उन्हें अपनी आर्थिक और राजनयिक व्यवस्था खुद बनाने से रोकेगी? तर्क तो यही कहता है, कुछ भी नहीं।